Hello friends, welcome to Agriculture War YouTube channel. Today we discuss about the general agriculture fact. It is a part 9. So let's start. First is father of agroclimatology, that is Köppen. Father of meteorology, that is Aristotle. Father of agrometeorology, that is Walia. And father of agrometeorology in India, that is L.A. Ramdas. यदि एग्रोमेटोलॉजी के पिता की बात होगी विश्व में तो वह है D.N. वालिया। यदि एग्रोमेटोलॉजी के पिता की बात होगी भारत में तो वो है L.A. रामदास। यदि भारत में बात होगी आपके एग्रोमेटोलॉजी के पिता की तो क्या बताओगे आप? L.A. रामदास। और एग्रो क्लाइमेटोलॉजी की बात होगी तो कौन बताओगे? कोपेन। और मेट्रोलॉजी की बात होगी तो क्या बताओगे? एरिस्टॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक्स रिलेटेड फादर्स के बारे में, उन्होंने कौन सी थ्योरी को प्रतिस्थापित किया था। तो फर्स्ट है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ए G.J. मेंडल, यानी कि ग्रेगर जोहन मेंडल्स। इन्होंने अपने जो नियम थे वो 1866 में प्रतिस्थापित किए, यानी कि 1866 में इन्होंने अपने नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे गाइस? 3 नियम दिए थे। वेरी गुड। अब पूछ लिया जाता है इनकी जो रिसर्च थी, जो थ्योरी थी, कि कैसे बेस पर थी, मतलब कि ये आउट ब्रीडिंग करते थे, टेस्ट ब्रीडिंग करते थे या फिर इन ब्रीडिंग करते थे। तो आप क्वेश्चन दोगे रैंडमाइज मैटिंग क्रॉस बेस्ड थी, यानी कि रैंडमाइज क्रॉसिंग का मतलब हो गया कि एक स्पीसीज किसी अन्य वैरायटी की ले ली और एक स्पीसीज कोई और ले ली और दोनों में को क्रॉस करा दिया। रैंडमाइज ही हम क्रॉस करा दिया, यानी कि एक कहीं से उठाया एक कहीं से उठाया और दोनों में क्रॉस करा दिया। कोई स्पेसिफिक करेक्टर नहीं लेते थे, बस क्रॉस करा देते और ये देखते थे क्या परिणाम हमको निकल के आना है। तो इनकी जो थ्योरी बेस्ड थी किस पे थी? रैंडमाइज मैटिंग क्रॉस पर इनकी बेस्ड थ्योरी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म सेल वॉल गिवन बाय द, दैट इज ए रॉबर्ट हुक। जो सेल वॉल जो टर्म दिया था किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय द W. बैटसन, यानी कि विलियम वैटसन। किस सन में दिया था? 1905 में दिया था। वेरी गुड। फोर्थ है हमारे डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी केंद्र की खोज किसने की थी? ये है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। और जर्म प्लाज थ्योरी गिवन बाय द, दैट इज वीजमैन। वीजमैन ने जर्म प्लाज थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीलिंग। व्हाट इज द रीलिंग? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द सिल्क फ्रॉम कोकोन इज कॉल्ड रीलिंग, यानी जो रेशम कीट है हमारा, उसके जो कोकुन जो होता है उससे हम जो रेशम का जो धागा है, जो सिल्क है, जो सिल्क को निकालने की जो क्रिया है वो कहलाती है रीलिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म एंड उनसे रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट। ये कुछ टर्म इसमें ऐसे हैं जो मैं आपको पिछले आपके लेक्चर की वीडियोस में बता चुका हूँ। जिसने भी पिछली 8 वीडियो जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट्स की नहीं देखी है वो जाकर देख लें, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप उन्हें देखोगे और देन इसके बाद यहाँ आओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इरिगेशन ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि इरिगेशन एग्रोनॉमी किसने दिया था? दैट इज ए डॉक्टर NG दस्ताने। नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम गिवन बाय द डॉक्टर SS बेंस। आपको मैं बता दूं क्रॉपिंग सिस्टम जो है डॉक्टर SS बेंस ने दिया था। और रिले क्रॉपिंग जो टर्म जो गेव दिया था किसने दिया था? वो दिया SS बेंस ने ही दिया था। और जो रिले क्रॉपिंग जो टर्म है कहाँ से लिया गया है? रिले रेस से लिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग तो आप बनाओगे बेंजामिन को, ठीक है। जो बेंजामिन थे वो फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग है। और आपका रिले क्रॉपिंग टर्म दिया था किसने दिया था? SS बेंस ने ही दिया था इन इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन जो इंजीनियरिंग के जो फादर है वो कौन है? AM माइकेली। नेक्स्ट बात करेंगे स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, दैट इज ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उन्होंने दिया था। इन्होंने बताया था अगर हम स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करेंगे अपने, तो जो हमारी नाइट्रोजन का लॉस होता है किस फॉर्म में होता है? वॉलेटिलाइजेशन होकर के होता है, लीचिंग के थ्रू होता है और डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू होता है। तो वो लॉसेस कम हो जाएगा यदि हम स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। अब आप कह रहे हो कि स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सी है? बहुत सारे हैं, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, थायो यूरिया है ना, ये आपके स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं। कुछ नाइट्रोजन इनहिबिटर्स भी हैं जिनका हम यूज करते हैं। यदि आपको नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन इनहिबिटर्स के बारे में, अपलैंड राइस में कौन से नाइट्रोजन इनहिबिटर्स यूज किए जाएंगे, कौन से आपके लो लैंड आपके वो यूज किए जाएंगे आपके इनहिबिटर्स, तो यदि आपने ये देखना है तो आप नाइट्रिफिकेशन वाले चैप्टर को जाकर के अच्छे से रीड कर सकती है। तो यहाँ स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के जो दिया था किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एक बात आता है टर्म, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र सिंह कौन है? तो राजेंद्र सिंह को हम क्या कौन कहते हैं? इरिगेशन मैन, ठीक है। सिंचाई मैन के नाम से किसको जानते हैं हम? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जानते हैं। और स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के किसके नाम से जानती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट, दैट इज गिवन बाय द BL भारद्वाज।
फंक्शनल न्यूट्रंस गिवन बाय द निकोलस 1963, एग्रीबायोलॉजी गिवन बाय द बिलकॉक्स, एंड ट्रांसप्लांटिंग इन परमनेंट गिवन बाय द डॉक्टर गौतम, coefficient of effectiveness given by the निकीफोरोविक इन 1915। यदि CRA स्टेज की बात होगी आपकी गेहूं की फसल में, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि जड़ शिखर जड़ मूल बनते समय जो सिंचाई दी जाती है, जो सिंचाई दी जाती है, एक सिंचाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस समय आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं देती हैं तो अन्य सिंचाई देने का कोई फायदा नहीं रह जाता। तो शिखर जड़ मूल बनते समय यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज पर आपको इरिगेशन देना बहुत ही जरूरी है। तो ये बताया किसने था, दिया किसने था ये टर्म, तो ये थे BL भारद्वाज ने। अब आपसे पूछ ले जाए गेहूं की फसल में CRA स्टेज आती कितने डेज आफ्टर है सोविंग, तो ये आती है 20 to 25 डेज आफ्टर सोविंग। ठीक है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की बात की जाएगी तो निकोलस ने 1963 में फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स को प्रतिस्थापित किया था। एग्रीबायोलॉजी की बात की जाएगी तो विल्कॉक्स है। ट्रांसप्लांटिंग परमनेट यानी कि आपकी बाजरा की जो क्रॉप है उसमें जो परमनेट जो है ट्रांसप्लांटिंग किसने बताया था, डॉक्टर गौतम ने बताया था। अब आपसे पूछ जाता है जो ट्रांसप्लांटिंग जो होती है आपकी परमनेंट में उसके लिए सीड रेट क्या होना चाहिए, दैट इज 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सिर्फ 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर की बुवाई के लिए बाजरा की फसल के, यदि आप ट्रांसप्लांटिंग करती हो। और ये टेक्निक बताई किसने थी, लाया कौन था, डॉक्टर गौतम। कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस की बात होगी तो निकीफोरोविक उसके फादर हैं, 1950 में लाई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, दैट इज ए टीक। सेंचुरी प्लांट, that is a date palm. White gold known as, that is a cotton. Miracle fruit, that is a China kiwi fruit. Butter fruit, that is a avocado. And food of God, that is a cocoa। यदि फूड ऑफ गॉड यानी कि भारत का भगवान का फल के नाम से जाना जाएगा तो वो है हमारा कोकोआ। बटर फ्रूट यानी कि मक्खन फल के नाम से जाना जाएगा तो वो है हमारा एवोकाडो। अब एक बात यहाँ समझ लिए, अगर फ्रूट्स की बात आएगी सबसे अधिक जो फैट की परसेंटेज पाई जाती है वो आपके एवोकाडो में ही पाई जाती है। मिरेकल फ्रूट्स की बात कहेंगे तो वो है हमारा चाइना का कीवी फ्रूट। हम जो कीवी फ्रूट जो है उसे हम चाइना का मिरेकल फ्रूट के नाम से जानते हैं। वाइट गोल्ड की बात होगी तो आपका कॉटन है, आप जो अभी जानती हो। और सूरज की बेटी के नाम से भी हम कॉटन को जानते हैं, ध्यान रखना कॉटन को सूरज की बेटी के नाम से भी जानते हैं। सेंचुरी प्लांट की नाम होगी, शताब्दी पौधे की बात होगी तो वो है हमारा डेट पाल्म। और किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जो अपने जंगल है वहाँ का जो पेड़ है जो ट्री है उनका राजा कौन है, दैट इज ए टी। ठीक है, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चंस। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया बटर फ्रूट के नाम से एवोकाडो के नाम से जानती है। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे एवोकाडो में कितने परसेंट तक फैट पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द सॉइल विच रिक्वायर्ड लिस्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, दैट इज ए एलुवियल सॉइल। जो आपकी एलुवियल सॉइल है, जो जड़ोल मृदा है, वो बहुत ही कम मात्रा में अपने आवश्यकता होती है उसके किसकी, फर्टिलाइजर की, जो उर्वरक की। क्यों होती है, क्योंकि इसमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अच्छा होता है, ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आप पूछोगे एलुवियल सॉइल बनती कैसी है, जो गंगा बेसिन है, जो डेल्टा के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है, जो मिट्टी जो बनती है उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक नई एक पुरानी, यानी कि नई जड़ोल और पुरानी जड़ोल। नई जड़ोल को क्या कहोगे और पुरानी जड़ोल को क्या कहोगे, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, खादर या फिर बांगर। आप कन्फ्यूजन में पड़ गए ना, सुनिए, यदि जो भी आपकी नई जड़ोल जो होगी, जो आपकी नई जड़ोल जो होगी उसे कहेंगे खादर, और पुरानी जड़ोल जो होगी उसे कहेंगे बांगर। अब आप याद कैसे रखोगी, सुनिए, जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है वो गलती है ना, गलती है, गल जाती है ना, वेरी गुड। तो बांगर शब्द आ रहा है, इसका बा हटा दीजिए और गर देख लीजिए, गर का मतलब गलना। तो यानी कि बांगर जो है वो पुरानी सॉइल है, पुरानी सॉइल मतलब कि एलुवियल जो है ओल्ड एलुवियल है, और न्यू एलुवियल है आपकी आपकी खादर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका शुगर कैन इज द फर्स्ट डिस्कवर C4 प्लांट। जो आपकी गन्ने की जो फसल है, जो गन्ना का जो पौधा है, ये प्रथम बार डिस्कवर किया था, दैट इज ए C4 प्लांट है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हाई रेट में कौन से प्लांट्स में होता है, C4 में, C3 में या फिर CAM में। आई रिपीटेड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी कि अवशोषण जो करती है, मैक्सिमम किस प्लांट में होता है, आपकी C4 में, C3 में या फिर CAM में। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आपको यदि लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, लेकिन रिएक्ट जरूर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।